आप आज भी गूगल करें ना कि मोस्ट डिफिकल्ट या मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस, तो आपको सबसे पहला नाम ही रेस्टोरेंट मिलेगा। अभी भी आपको क्या चैलेंजेस है कहते हैं यार, ये अभी भी चैलेंज है जो हम इसको ओवरकम करते हैं और काम चला रहे हैं। ये बेसिकली आपके टेस्ट बड्स होते हैं या आपकी जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो बेसिकली उनको मीट करना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ऑनलाइन किचन्स कर रही हैं, वो अगर कभी रेस्टोरेंट की तरफ आना चाहे, ख्वाहिश तो उनकी होती है क्योंकि अभी आसान होता है, घर पे सामान मंगाया, जैसे फूड पांडा पे है तो ऑर्डर ऑनलाइन सर्व हो जाता है, वो आके ले जाता है। तो उन लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अगर कभी भी वो सोचते हैं। कोविड में सबने सफर किया। ये 2-3 इंडस्ट्रीज थी जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है। एक हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एक ये शादी हॉल इंडस्ट्री, बैंक्वेट्स, ये शादी हॉल, और एक ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो सबसे पहले उसको कहाँ से एजुकेशन, जैसे आपने तो बताया कि मैं इधर उधर कंट्री जाके क्या, कोई ऐसी रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि जाके वो अपने आप को अपडेट कर सकता है। अब हमारे लोग आदी हो चुके हैं। कुछ अर्से के बाद बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं, हमें फोन करते थे तो ये मटन अवेलेबल है जी, हम आ रहे हैं, मटन अवेलेबल है, प्लीज हमारे लिए होल्ड कर दीजिएगा। ऐसा भी होता रहा क्योंकि बाद में लोग एजुकेट हो गए। कोई ऐसी मिस्टेक जो आप चाहते हैं, जो भी रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर आना चाहता है, तो ये मिस्टेक्स ना करें। बहुत दफा ऐसा हुआ कि चीजें महंगी हो गई, लोगों ने यार प्राइस तो बढ़ा रहे, थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो। नहीं करनी क्वांटिटी कम नहीं करनी। बेबरकती से बचेंगे ना। बेबरकती से कैसे बचोगे आप? जब आप झूठ नहीं बोलोगे, आप बेईमानी नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मेरा नाम तहसीन इस्लाम है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो उमैर इदरीस हैं, रिदान रेस्टोरेंट के मालिक। आज हम उनसे बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि अगर हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ऑनलाइन का क्या इम्पैक्ट है, अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट के बारे में चाहते हैं कि हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो कौन सी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। बहुत सारे सवाल करने वाले, इनकी जर्नी भी पूछेंगे, क्या क्या चैलेंज है। 2016 में फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी मंदी, और अब तो खैर बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारी मंदी भेज रहे हैं। लोगों ने इस तरह के सिमिलर नाम भी रखना शुरू कर दिए हैं। पर जो कराची में जो मैंने देखा था फर्स्ट टाइम में जो लेके आए थे, वो मेरे इदरीस भाई लेकर आए थे। आज जिनसे हम मिलते हैं और समझते हैं और बिजनेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज बड़ी नई पॉडकास्ट है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि किचन के एरिया में काम करते हैं। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरे पास आए, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। अभी लोगों को आइडिया भी नहीं है कि हमारी क्या डिस्कशन चलेगी। बिफोर डाइव इन द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक होता है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपकी जर्नी पता चले। आपने कैसे स्टार्ट किया, पहले कहाँ से एजुकेशन हासिल की, क्या करते हैं और क्या करने का प्लान है। वो प्लान तो हम आखिरी मिलेंगे, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और आपने ये मौका दिया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ फ़ाइनेंस से है। मैं बैकग्राउंड मेरा जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड की आप बात करें तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। और फिर इनिशियली जो मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया वो वे बैक इन 2001। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA मास्टर्स इन फाइनेंस। उसी दौरान जो है वो मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपना करियर स्टार्ट किया। 2008 में वो स्टॉक एक्सचेंज को खैरबाद कहा फॉर पर्सनल रीजंस। और फिर उसके बाद फिर आई वाज लाइक लुकिंग आफ्टर फॉर समथिंग। और मैंने कई दफ़ा अपने दोस्तों को और कई जगह पे और लेक्चर्स में 1-2 जगह पे मौका मिला, तो वहाँ मैंने सबको बताया कि आई वाज लाइक लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। और एक वो नए की तलाश जो है ना, वो मुझे चैन से नहीं बैठने दे रही थी। कुछ नया करना है, उसके लिए मैं दुनिया भर फिरा। कभी मैं जो है वो कतर गया, कभी मैं साउथ अफ्रीका गया, कभी मैं चाइना गया। इनफैक्ट आई थिंक के 2009 से लेके 2015 तक बैक एंड फोर्थ मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही। वो यही रीज़न थी कि सर्चिंग फॉर समथिंग, लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। कुछ नया करना है, तब हट के, मतलब एक ट्रेडिशनल काम। अच्छा, उस दौरान कई अटेम्प्ट्स भी किए, कई काम भी किए ट्रेडिशनल कामों से हट के, बट फिर वो बात है ना कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। और फिर आपको पता है हमारे यहाँ के कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो एक नया सेटअप होता है उसको जो है वो बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। मतलब लोग कारोबार में ख़ास तौर पे वो बोलते हैं उधार दो, आप उधार दो, और फिर उधार के बाद वो जो रिकवरीज हैं, वो रिकवरीज जो है वो आपके जो है वो चप्पल जूते सब घिसवा देते हैं। कल देता हूँ तो बस उसी वो एक उसकी तलाश में जो है लगे रहे। फिर 2015 में
मतलब एक अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक हमारा कैफे भी हुआ करता था, हमारे कज़न ने स्टार्ट किया था, इज माई पार्टनर ऑल्सो। तो उस कैफे के साथ बैठे हम उसके ऊपर कुछ सोच रहे थे कि यार इसको एक्सपैंड करें, और एक्सपेंशन का सोचते सोचते थोड़ा सा लुक आफ्टर करना शुरू किया कि भाई कोई जगह देखें और वहाँ पे जो है हम उसको एक्सपैंड करें। फिली कैफ़े के नाम से हमारा कैफ़े हुआ करता था। खैर अब वो नहीं रहा, लेकिन हम उसका नाम दूसरा कर दिया है। खैर वो एक अलग साइड पे चले जाएंगे। तो बस उस वक्त उसको तलाश करते करते फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एक जहन में चीज़ आई कि यार रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट का अभी मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो रेस्टोरेंट चलाने का, रेस्टोरेंट खोलने का एक वो दिमाग में कोने में कहीं फंसा हुआ था कि कुछ रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ करना है। अच्छा अब रेस्टोरेंट और फिर कुछ नया, अब ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बना ना तो ये आया दिमाग में आइडिया मंदी का। हमारे पास पाकिस्तान खासतौर पे स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट कराची में देखें मल्टी कुजीन सिटी है, खाने का आपको पता है कि यहाँ पे माशाल्लाह लोग शौकीन भी हैं और हर तरह का कुजीन है। उस वक्त भी अगर हम देखें ना तो उस वक्त हर कुजीन मौजूद था, नहीं था तो ये कुजीन नहीं था। अच्छा इस कुजीन का एक तो बाहर जा के शौक भी बहुत था, कहीं जाऊँ यूएई जाऊँ सबसे पहला मील मेरा ये होता था, सबसे आखिरी मील होता था। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि दिन में 2-2 मरतबा भी जो है ना मंदी खाई है। और कतर में, फिर इनफैक्ट चाइना में ग्वांगजू में भी एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ पे भी जाके मंदी खाई। तो एक ये था कि इस फूड की एक तो एक अपनी चाहत थी, हमें पसंद भी था और नीड भी थी। एग्जैक्टली और ये हमने आइडेंटिफाई की कि भाई ये नीड थी। तो बस अल्लाह तवक्कल जो है वो खालिद बिन वलीद वाली जगह पे जो है हमारा कैफ़े भी है और वहाँ पे जो है वहीं पे एक जगह थी, तो हमने वहाँ पे सिलसिला शुरू किया, सोचा कि शुरू करें। अच्छा काम भी शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, प्लानिंग शुरू कर दी। बट अब पीछे जो है ना हमने एक थॉट थी कि यार वहाँ से यूएई से या सऊदी अरब से किसी शेफ़ को लेके आएंगे। फिर उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करते रहे, बट अल्टीमेटली एक हमें जो है वो सिलसिला बना सऊदी अरब में, और फिर हमने जो है वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस की और फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम अपनी टीम लेके आते हैं, आप हमें ट्रेन कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं 2016 में अपनी टीम को लेके गया, मैं और साथ मेरे साथ 2 मेरे शेफ्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए, वहाँ से पूरी ट्रेनिंग ली और यहाँ उस लेवल की ट्रेनिंग ली कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका रेस्टोरेंट पूरा खड़े होकर 2 दिन जो है ना हमने रन भी किया। तो अल्लाह ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जो है वो सीख के आए यहाँ पे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया। ये है जो छोटा सा जो है हमारा सफ़र। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2016 अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया और जब आए तो आप शायद जानते ही हैं माशाल्लाह कि भाई उस वक्त पूरे कराची में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाइप थी। इनफैक्ट बाहर से भी जो है लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक दिन हम लोगों ने 6 बजे गए थे, फिर नंबर लिया और रात को 12 बजे जब इनिशियली आया था जी 6 घंटे की वेटिंग होती थी। मतलब वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, बट हम खुद नहीं संभाल पा रहे थे कि उस वक्त जो है वो उसको किस तरीके से केटर करें, क्योंकि बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट आया था और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी उस वक्त भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। कोशिश यही थी कि भाई जो सीख के आए वो डिलीवर करें। इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स आई लोगों को रश को केटर करने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा दिया और आज 10 साल हो गए और आपके सामने जर्नी माशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छा। लेकिन जो एक और आपने आइडिया शायद बताया नहीं, जो आपने सिटिंग एरिया रखा था वो भी शायद उसके साथ एसोसिएट करती थी, आप उस कल्चर में आपका माइंडसेट ज़्यादा था। अगर वही आप एक टेबल पे रख देंगे तो शायद वो डेवलप, वो भी आपने खुद पहले सोचा था कि क्या था? देखिए हमारा, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स भी हैं और वन ऑफ माई पार्टनर्स एंड माई कज़न, उसका हमेशा से एक चीज़ थी कि भाई चीज़ ऐसी बने, मतलब आउटलेट हम ऐसा बनाए यूनिक हो। मतलब उस वक्त हमने जो डिज़ाइन किया था वो वन ऑफ इट्स काइंड था। डेफिनेटली अब वो चीज़ पुरानी हो गई और लोग आ गए, जिद्दत आ गई चीज़ों में। तो बैठक बेसिकली देखें, ये मंदी के फूड दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, मैं चाइना में भी आपको जाऊँ ना, मैं यूएस में भी देख के आया कि मंदी के रेस्टोरेंट में वहाँ पे आपको फ्लोर सीटिंग दी है उसने, क्योंकि ये फूड है ही ऐसा, जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन को हम लेके आए और बनाना ऐसा था कि अंदर कोई आए ना तो वाव ज़रूर निकले मुँह से, और फिर एक फील भी आए। हम आपको फील भी देना चाहते थे, आपको जो है हमारा मकसद था कि आपको एक वो फील भी दें, आपको वो उस कल्चर को आप यहाँ बैठ के एंजॉय करें, प्लस आपको फूड क्वालिटी वो दें कि आपको किसी किस्म का भी जो है ना वो ना हो, रिग्रेट ना हो कि भाई आप जो है पाकिस्तान में बैठ के खा रहे हैं या फिर आप सऊदी अरब या यूएई में बैठ के खा रहे हैं। नहीं वो वाकई में जब इंसर्ट होते थे, हम जब होते थे कि जा रहे हैं हम देख रहे हैं, तो ये पहले तो इंस्पिरेशन आपको मिलती थी कल्चर की। अब तो खैर बहुत ही आम हो गया, शायद
नए आने वालों को तो नहीं आइडिया होगा कि वो था। जब मुझे भी याद आता कि पहले हम वेटिंग में लगे हुए हैं, फिर हम जा रहे हैं नीचे और बैठ के जूते उतार के अंदर सुकून से बैठे हुए हैं, और फिर वो एक कॉन्सेप्ट आप ही लाया था आई थिंक इनिशियली, वो हमें सूप मिलता था, वो यखनी इसको कहते हैं, और पी रहे हैं आज भी मिल रहा है। तहसीन भाई देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये बना रहा था तो यार दोस्त आते हैं देखने के लिए, भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अब यकीन माने मुझे 100 में से 99 दोस्त यार मुझे जो है टोकते थे, बोले यार ये तो क्या कर रहा है, फ्लोर पे बिठा रहा है, मतलब यहाँ पे कराची में जीन्स में पहने हुए और ये पहने हुए, और मतलब हर तरह का क्राउड आता है तुम्हारे पास, आएगा इंशाल्लाह, बर्गर भी आएंगे और ये भी आएंगे, वो कैसे फ्लोर पे बैठेंगे। अब यकीन माने उस वक्त थोड़ी सी लोगों की बात सुन के ना थोड़ा सा टेंशन परेशानी तो होती थी कि यार डेफिनेटली दोस्त यार हैं और पहली दफा उस फील्ड में आ रहे थे। नाम ले देंगे कि बुजुर्ग को बैठने का टेबल चेयर के ऑप्शन हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम जो है हमारे पास फ्लोर सीटिंग है। अब यकीन माने आज 10 साल की जर्नी का मैं आपको बताऊं ना, कि जब मेरा रेस्टोरेंट 70-80% फुल होता है ना, उसमें जो टेबल चेयर वाला एरिया है ना 100% खाली होता है, या एक आध टेबल लगा होता है आज भी। अच्छा, आप वेटिंग टाइम 1 घंटा चल रहा है तो शायद लोग जो है वो टेबल पे आके बैठ जाते हैं। जब 20-25 मिनट आधे घंटे का अगर वेटिंग टाइम है ना, ट्रस्ट मी वो लोग वेट करते हैं कि नहीं हमें फ्लोर ही दे। आज भी वही हाल है, आज भी, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप ये कहें हाँ ठीक है आप, अच्छा अब बुजुर्ग किसी कोई बड़ा ग्रुप है उनके साथ अगर कोई बुजुर्ग हैं तो वो कहते हैं यार हमें अंदर जो है वो एक टेबल लगा दें या चेयर लगा दें। मतलब कहने का मकसद ये है कि अभी पिछले दिनों की मैं बात बताऊं, लास्ट 3-4 दिन पहले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका जो है वो इवेंट था। उन्होंने कहा यार बैठना हम सबको फ्लोर पर है लेकिन हमारे साथ कुछ एल्डरली लोग हैं, कोई मसला नहीं है, हम आपको अरेंज कर देंगे। हमने जो है टेबल अंदर लगाई और 4 या 5 लोगों को, तकरीबन 35 या 40 लोगों का ग्रुप था, 4 या 5 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अंदर अकोमोडेट कर दिया। असल में लोग एंजॉय करते हैं फ्लोर पे बैठ के। वही मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद भी अपनी ख्यालों में खो गया था, हम लोग भी बैठे रहते थे कि यार कितनी देर में जगह आएगी। अच्छा, एक चीज़ जो हमारा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है सारे, हम बिजनेसमैन पे बात कर रहे थे, हम अपने बच्चों को गाइड कर रहे थे कि नए आईडी पे काम करें उस पर, तो जो मुझे आपसे बात करते लगी ना वो लगा फाइनेंस का डर, क्योंकि आपने कितने बड़े फाइनेंस पे खेला पूरी इतनी बड़ी जगह, क्योंकि हम कहते हैं छोटे से स्टार्ट करें, तो वो जिगरा पहले तो बताएं कि फंड की अरेंजमेंट भी आपने की होगी, और वो इतना बड़ा जिगरा कि यार जो होगा अल्लाह मालिक है देखेंगे, क्योंकि देखिए आपको भी नहीं पता था ये चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको तहसीन में बताऊं ना कि अगर आप आज भी गूगल करें ना कि मोस्ट डिफिकल्ट या मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस, तो आपको सबसे पहला नाम ही रेस्टोरेंट मिलेगा। अच्छा, ये अलग फैक्टर है इसमें। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एम्बियंस के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हो, चला तो माशाल्लाह, नहीं चला तो यू आर नोवेयर। ट्रस्ट मी, 10 से 20% भी आपको रिटर्न नहीं मिलता जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये तो पहले से जहन बना हुआ था, अगर नहीं चली एक चीज, आइडिया फ्लॉप हो गया तो यू आर नोवेयर। अच्छा, आज की बात करूं, एज ऑफ टुडे वी स्टार्टेड इन 2016। अभी रिसेंटली जो मेरी ब्रांच आपके पीछे ही जो है अभी हमने अक्टूबर में स्टार्ट की है, उस 2016 से 2025 को मैं अगर कंपेयर करता हूँ ना, यकीन माने कॉस्ट 5 टाइम्स बढ़ गई है, 5 टाइम्स। और उसको इन परसेंटेज टर्म्स कर लेके जाएं तो वो 500% का फर्क आ गया। तो कहने का मकसद है कि सर खर्चा उस वक्त भी होता था, खर्चा अब भी होता है, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा रिस्क की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। रिस्क एवेल्युएशन नहीं, अब इन टर्म्स ऑफ आप बनाने का, खाना बनाने की बात करें या डेकोरेशन, रेस्टोरेंट बनाना डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट। रेस्टोरेंट आपने जो सवाल किया तो रेस्टोरेंट डिजाइनिंग, एग्जैक्टली डिजाइनिंग हो गई, प्लस एवरीथिंग ना, आपका पूरा एक नया सेटअप आप बना रहे हैं, तो नए सेटअप में डेफिनेटली फ्रॉम स्क्रैच जो है वो आप पूरी एक कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हम तो बिल्कुल जीरो थे, हमने अपनी, हालांकि ठीक है फाइनेंस से मेरा बैकग्राउंड था, लेकिन जब एक चीज़ की आपको आइडिया नहीं है तो आप मार्केट सर्वे करते हो, लोगों से पूछते हो। अच्छा, हमने जो है लोगों से मालूमात की, कुछ चीज़ों की इवैल्यूएशंस की, तो हमने जो कॉस्ट अपनी इवैल्यूएट की थी वो एक अमाउंट पे आके हमने कहा कि यार इंशाल्लाह इसमें हम कर लेंगे। बट जब हमने फिजिकली जब हमने बनाना शुरू किया, काम शुरू किया और चीज़ें आती गई सामने, आप यकीन माने डबल से भी ऊपर चला गया हमारा खर्चा। अच्छा, उस वक्त भी कुछ घबराहट होती थी कि यार अगर कुछ हो गया तो, लेकिन अल्लाह तवक्कल, देखें, और हर बिजनेस में रिस्क तो है। इसमें रिस्क ज़्यादा इसीलिए है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट नहीं चला तो यू आर नो वे, आई मीन यू विल बी लूजिंग
सभी जाता है। मोस्ट ऑफ योर मनी, यू नो। अच्छा, फिर ऑपरेशनल ऐसा नहीं है कि देखिए एक दफा आपने पैसे डाल दिए, दैट्स इट। ऑपरेशन कॉस्ट, अब आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है या रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तो आपकी ऑपरेशन कॉस्ट आपके ऊपर आ रही है, आपके लॉसेस आ रहे हैं, वो भी आपने जेब से डालने। हर बिजनेस में इंसान एक मरतबा इन्वेस्टमेंट करता है, वो कोशिश करता है कि भाई उसको जो है वो रिटर्न्स मिलते रहें। अब अगर एक मरतबा की इन्वेस्टमेंट के बाद एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा अगर आपने मजीद और अपने पॉकेट से डालना शुरू किया तो आई मीन आप यू लाइक अ डेड मीट। तो आई थिंक कि इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क होके अगर किसी नया कोई इसमें बंदा एंटर होना चाहिए तो थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए कि भाई आया इस फील्ड के अंदर या इस कुजीन के अंदर गुंजाइश है भी कि नहीं। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया, अच्छा हमारे यहाँ पे आपको पता है भेड़ चाल है, हमने स्टार्ट किया, हमारे पास रश देख के बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक दो लोग बड़े कामयाब भी हुए, आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे टर्म्स भी उनके साथ अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट भी कर दी। हालांकि आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। Like if you come to me कि I wanted to start a business of cuisine of मंदी in a restaurant, अगर रेस्टोरेंट खोलना है और मंदी मैंने खोलनी है तो आप मुझसे एडवाइस लेने आएंगे, I'll give you a honest advice। मेरे पास बहुत इन्वेस्टर्स भी आए कि भाई आप जो है वो इसको शुरू करें, हमें यहाँ करना है, हमें फ्रेंचाइज दे दें, हमें एक्स कर दें, हमें वाई कर दें। लेकिन एक लेवल पे आके मार्केट हो जाती है सेचुरेटेड। अब अनलेस अब आपने देखा हमारा क्विजीन के अंदर हमने जो है अपने काफ़ी बढ़ा भी लिया। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो आई थिंक के 5 या 6 डिशेस थी टोटल मेन्यू के अंदर, और उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसमें भी कोई सादा मसाला और मसाला बस एग्जैक्टली अब तो बहुत सारी चीजें ऐड कर ली ना। लेकिन एज पर नीड, एज पर कस्टमर्स नीड, और वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को जो है वो सिस्टम के साथ लेके आपको वक्त के साथ साथ अपने आप को 100% अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड भी करना पड़ता है, अपडेट भी करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ऐड की और माशाल्लाह आज और करते हैं तो मैं करता हूँ तो बहुत स्लोली ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि भाई वो आपने वो मेन्यू की वो पेजों के पेज भर दिए और जो है वो आप क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छी चीज़ दो ताकि कस्टमर जो है खुश हो गए। लेकिन मुझे आपके नेचर में लगता है कि आप अभी भी कुछ नया ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, अभी मुझे लग रहा है कुछ नया ला रहे हैं। देखें काम के एतबार से तो कोई नया कोई बिजनेस की तरफ नहीं हुआ। इसी में रेस्टोरेंट के अगर इसी फील्ड से रिलेटेड ये तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। अभी देखिए मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर ही रहते हुए हमने प्लेटर स्टार्ट किए। मंदी से करीब ही है बेसिकली, जो बारबेक्यू प्लेटर्स हैं वो राइस के ऊपर, वो ये बेसिकली ईरानी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने अपने उसके अंदर उसको ऐड किया। अच्छा, ईरानी भी है और टर्किश भी है। ये टर्किश एंड ईरानी का जो है ना कॉम्बो है बेसिकली, जो हमने प्लेटर्स इंट्रोड्यूस किए। तो ये तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, कुछ ट्रैवलिंग होती है, किसी जगह पे जाके कोई चीज़ देखते हैं, किसी जगह पे जाके खाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अगर पसंद आता है और कॉन्सेप्ट पसंद आता है और देखते हैं कि यार लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो फिर हम उसको लेके आते हैं। और रही बात किसी नए कुजीन की, तो माइट भी किसी नए कुजीन के ऊपर देखें, कुजीन हो या एक एग्जिस्टिंग कुजीन है उसके अंदर रहते हुए उसको या तो आप एक्सपैंड कर दें या फिर एक बिल्कुल नए सेटअप में चले जाएं। इसमें थोड़ा सा अब अभी बातों में ही आपको मैंने पहले कहा कि यार कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है एक नया सेटअप बनाने के, तो उस कॉस्ट को आई थिंक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इससे बेहतर है कि एक चलता हुआ सिस्टम है, उसी सिस्टम के अंदर जो एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी अल्लाह ने दिया है, इज्जत भी दी है और लोग जो है वो भरोसा भी करते हैं। लेकिन इनिशियली आपको उसको मार्केट करने का चैलेंज भी तो आता होगा, क्योंकि जैसे मैं अगर आ रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में माइंडसेट है कि मुझे मंदी खानी है, शायद वो मेरे ब्रांड के साथ एसोसिएशन हुई हुई है, ठीक है। तो मैं शायद या सुबह का या मैं संडे का नाश्ता, तो मेरी बेगम बहुत फरमाइश कर दी, नई शादी हुई थी तो हम लेके गए, तो बड़ा और वो बड़ा ही अब आपकी मैं बात को मैं आपको काट रहा हूँ माजरत के साथ। देखें वही नया करने वाला जो सिलसिला है, ये प्लेटर आपको पूरे कराची में नहीं मिलता, आपको मिलता है बुफे। अब हमने एक नाश्ते का कॉन्सेप्ट सोचा गया, नाश्ता कर लोगों की थी एक, और मेरी पर्सनल मैंने कहा ना कुछ नया करना है। अब हमने कहा यार ज़मीन पे बैठने वाला सेटअप है, अब वो बुफे लगाएंगे, लोग ज़मीन से उठेंगे कैसे, लेंगे कैसे, आएंगे कैसे, मतलब वो जहमत है। अब कस्टमर को आपने ईज देनी है। हमने सोचा यार कोई क्यों ना एक ऐसा प्लेटर डिज़ाइन करें कि जिसके अंदर जो है वो आप वैरायटी दे दें और फिर आप एड ऑन का ऑप्शन दे दें। तो इट्स लाइक अ बुफे। अब आपके सामने जब प्लेटर आया, आपने 2 लोगों वाला मंगाया या 4 लोगों वाला मंगाया, तो आपके सामने जब वो प्लेटर आया तो आपके पास हर चीज़ वहाँ पे एम्पल क्वांटिटी में मौजूद थी।
ठीक है, तो एम्पल क्वांटिटी में मौजूद थी कि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपने 2 पराठा मंगा लिया, 1 पूरी मंगा ली, या XYZ किसी ग्रेवी को ऐड कर लिया, तो आपको इट्स लाइक एक तरह से कॉन्सेप्ट आपका वही है, बुफे वाला। और मुझे नहीं लगता कि मैंने तो काफ़ी जगह ट्राई किया, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी किसी ने कॉपी भी नहीं किया, क्योंकि संडे का आई थिंक मुश्किल है काम करना, जो लोगों का माइंडसेट हलवा पूरी की तरफ है। इतने सुकून से निकल के एक तो कहीं पे भी बैठेंगे तो वो कहीं, मैं अभी भी मुझे नहीं लगता कराची में बैठ के आप खाएं। हो सकता है अच्छी जगह बना दे तो मट्टी उड़ रही होती है, एक तो वो है कि आप अंदर गाड़ी लगा दें। नहीं, ऐसे तो बहुत सारी और भी नहीं है तो रेस्टोरेंट अब तो बन गए हैं रेस्टोरेंट्स, और बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे लोगों ने ना हमें देख के बहुत सारे लोगों ने हिम्मत भी पकड़ी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझसे एडवाइस ली कि यार हम ये अच्छा, हमने इनिशियली जब स्टार्ट किया था ब्रेकफास्ट की मैं अगर बात करूं तो इट वाज लाइक सैटरडे एंड संडे, बट हमारे पास चूंकि स्पेशलाइज्ड, हमने इस ब्रेकफास्ट का स्पेशलाइज्ड स्टाफ नहीं रखा, यही हमारा जो स्टाफ है वही बेचारा एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा टाइम दे के जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो सैटरडे को फिर हमने खत्म किया और सिर्फ संडे के दिन जो है ना हमने इसको ले गया, ताकि हम एक ही दिन काम करें और दिल से भरपूर करें। तो फिर क्योंकि फिर हमारा ये डेली का काम नहीं है, फिर कहीं वेस्टेज होता है, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो वो फिर हमारे लिए जो है उसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, वेस्टेज से रिलेटेड बड़ा अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों से सवाल भी किया है, ये जितना भी वेस्टेज होता है, अब तो लोगों के खैर एजुकेट हो गए, लोग पैक करा के लेके जाते हैं। और मैं उस दिन भी था कि जैसे अब से हम कल इवेंट में थे, तो पैकिंग का चैलेंज रहता है कि फिर अब क्योंकि वो फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया हुआ है, कौन लेके जाएगा। तो वो मैंने उससे एक दफ़ा पूछा था, मैंने कहा आप लोग खाते हो? कहते हम लोग खा लेते हैं। तो ये सारा फेंकता है इतना सारा, ये देखें क्या इसमें कोई तहसीन साहब, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो कस्टमर पैक करा के ले जाता है, दूसरा जो एक होता है कुछ कस्टमर जो है वो पैक कराते हैं और वही स्टाफ को दे देते हैं कि यार तुम लोग खा लो, या बाहर निकल के गार्ड को दे दिया। नॉर्मली ये प्रैक्टिस रहती है। अच्छा, एक जो इसके अलावा जो 2 चीज़ें हैं ना वो ये है, एक तो वो फूड होता है जो साफ है और लेफ्ट ओवर है, अब थोड़ा किसी में राइस रह गया, किसी में चिकन रह गई या मटन रह गया, थोड़ा बहुत रह गया, तो वो पीपल डोंट बॉदर कि आप क्या लेके जाएंगे, अब वो कल खाएंगे नहीं खाएंगे, तो वो छोड़ देते हैं। अब वो अगर साफ सुथरी कंडीशन में है, अच्छा एक है थाल में आया फूड, तो थाल में जो है वो सबने मिलके थाल में खाया, तो वो उस कंडीशन में नहीं है कि अब किसी और को खिलाया जा सके। अच्छा, बहुत से लोग प्लेट में खाते हैं, थाल से जो है निकालते हैं, तो वो जो थाल से निकला हुआ है वो बिल्कुल साफ है। मोस्टली अगर वो ऐसे बच जाता है और कस्टमर नहीं लेके जाता तो हमारा स्टाफ उसको खा लेता है, और हमारी तरफ से इजाज़त है कि आप खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर जैसे मैंने बताया कि थाल के अंदर खाया, उसके अंदर सॉसेज डाली हुई है, उसी के अंदर हार्ट डले हुए हैं, वो फिर ऐसी हालत हो जाती है कि वो फिर जो है वो किसी इंसान के, ह्यूमन के जो है ना के लिए कंज्यूमेबल नहीं रहता। तो उसको फिर हम अलग से सेपरेटली जमा करते हैं और उसको फिर डिस्बर्स करते हैं, परिंदे खा लेते हैं, या फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कुछ सिलसिले बनाए हुए हैं कि भाई जहाँ पे जानवर को खा लें इसी जगह पे डाल दिया जाए यहाँ पे। अब कुछ ऐसा होता है कि जब थालों के अंदर या प्लेटों के अंदर चिपका हुआ है, उसको हर चीज़ को 100% नहीं करते, तो वो फिर क्लीनिंग में ज़ाया होता है। लेकिन हमने एक सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बनाया हुआ है कि ज़ाया नहीं होती चीज़। और इसके अलावा भी अगर कुछ लेफ़्ट ओवर हमारा ऐसा हो जाता है कि जो साफ़ सुथरा है और लड़कों की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ फूड डेली अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 2 मरतबा बनता है, आफ्टरनून और डिनर में, तो वो फ्रेश खाना ही पसंद करते हैं। ये लेफ्ट ओवर बहुत से नहीं भी खाते, ज़रूरी नहीं कि हमारा सारा स्टाफ जो है डेली एक ही चीज़ खाए, तो वो फिर बहुत सारा ऐसा लेफ्ट ओवर होता है, उसको अलग पैक करते हैं और उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह चैनल्स बनाए हुए हैं कि वो ज़रूरतमंद को पहुँच जाता है। अच्छा, वैसे कोई इदारा आपके पास है? जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, मैंने देखें और इंडिया में भी देखेंगे, उनका लेफ्ट ओवर लेके जाते हैं बाकायदा, और वो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है। इतने सारे रेस्टोरेंट, और क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कराची में और पाकिस्तान में तो लोगों को खाने का शौक है बहुत ज़्यादा। अब और यही होता है, और वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। कभी भी हम किसी से मिलेंगे तो पहले बोलते हैं यार इस रेस्टोरेंट में आ जाए, इस रेस्टोरेंट में आ जाए। असल में देखिए बहुत से इदारे हैं और कुछ इदारों के साथ हमारा सिलसिला चलता भी रहा और अब भी कुछ ना कुछ चल रहा है, बट वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि रेस्टोरेंट डेफिनेटली डिस्पर्स आपको बार बार तो नहीं करेगा, और वो आप भी बार बार तो नहीं आओगे लेने के लिए, एक वक्त पे आओगे। अब रेस्टोरेंट्स नॉर्मली कराची में क्लोज होता ही तकरीबन रात को 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे तक। अब वो 1:30-2 बजे कोई पिकअप करेगा तो वो उसको कहाँ ले जाएगा, फिर उसको स्टोर करना है, उसको संभालना है, उसको संभाल के फिर नेक्स्ट डे उसको जो है डिस्बर्स करना है। रात को इतना नहीं होता। कुछ हमने कोशिश अपने तौर पे भी की कि उसको पैक करके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ जाता है, हम निकलते हैं रात को तो वो मिल जाते हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी पहुँच जाता है।
तो जो ये कलेक्शन वाले लोग हैं वो फिर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि रात को लेट आवर्स में मैनेज करना। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर भी नहीं है, कुछ दिन करते हैं, उसके बाद फिर वो टाइमलाइन मैनेज नहीं होती। तो हमने एक अच्छा ऐसा सिस्टम बना दिया कि यार वो आ गए तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आए तो फिर उसको हम अपने हिसाब से जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सारे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा ये होता है कि हम अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं कि क्या करेंटली चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट रहे आगे, क्योंकि बोलते हैं यार ये मसला लाइट नहीं है, ये नहीं है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाने वाले आप मल्टीपल, आप तो माशाल्लाह सबकी ब्रांचेस है, अभी भी आपको क्या चैलेंजेस है? कहते हैं यार ये अभी भी चैलेंज है जो हम इसको ओवरकम करते हैं पर काम चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो HR मैनेजमेंट जो है ना, इट्स अ बिग चैलेंज। ठीक है, HR मैनेजमेंट अगर आप इंटरनल बात करें अपने उसके अंदर, और ये बेसिकली इट्स एन आर्ट। HR मैनेज करना इज नॉट एन ईजी थिंग, हर माइंडसेट का बंदा है, और ज़्यादातर किचन में और फ्लोर के ऊपर जो स्टाफ काम करता है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होता। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके बाद क्वालिटी को मेंटेन करना, अगर मैं अपने रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्वालिटी को मेंटेन करना। और फिर देखें, हम बेसिकली ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपकी चॉइस, XYZ की चॉइस, ABC की चॉइस, सबकी अलग अलग है, सबके टेस्ट बर्ड्स अलग हैं। अब एक ही फूड, एक ही स्टाइल का फूड। अच्छा, संडे की अगर हम बात करें, संडे जो है वो हर रेस्टोरेंट के अंदर पीक होता है, ठीक है ना, या कोई ऐसे ओकेजन हो गए, ईद का मौका आ गया। अब उस पीक आवर्स में आप भी वही फूड खा रहे हैं, आपके बराबर टेबल वाला भी खा रहा है, बराबर तीसरे वाला भी वही खा रहा है। 4 या 5 लोग, 6 लोग या 500 लोग जो है वो एक ही फूड खा के गए, लेकिन उसमें 2 लोग जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होते। ये बेसिकली आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो बेसिकली उनको मीट करना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट अगर कोई किसी भी तरीके से, हमें ये लगता है कि नहीं, अगर ज़रा सा भी गैर मुतमईन जा रहा है या उसकी कोई कंप्लेन है, उसको एड्रेस करना, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इसके अलावा वैसे तो चैलेंजेस की आप बात करें तो हमारे पाकिस्तान में, खासतौर पे कराची में, सप्लाई चेन का मुझे लगता है सबसे बड़ा है। देखिए, सप्लाई चेन एज सच कोई इशू नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे डिपार्टमेंट जो हैं वो हर थोड़ी देर में बात आते हैं, मुझे आइडिया है। मतलब इतने डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, लिटरली बहुत इश्यूज हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमारे पास तो सोने की कान है, हम तो जो है वो खाना बेचते हैं, तो हम जो है वो 100 रुपए की चीज़ जो है 1000 रुपए में बेचते हैं। ऐसा नहीं है। एक इस इंडस्ट्री में आने से पहले ना एक बड़ा लोगों से सुनता था कि यार ये तो जो है ना बहुत कमाते हैं, 20% इनकी कॉस्ट होती है, 25% इनकी कॉस्ट होती है। अरे भाई, फूड कॉस्ट किसने कह दिया 20-25% है? जब हम रियलिटी ग्राउंड्स को देखते हैं ना, देन वी कम टू नो। और दूसरी दुनिया भर की चीज़ें नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, आपको क्या लगता है पूरा स्टाफ चैन से बैठा होगा? भाई, एक बंदा 250 रुपये लीटर के अंदर आ रहा है और जा रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन 400, 450 रुपये, यहाँ तक 450 रुपये भी, हम 450, 450 भी देख लिया, तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली वो अपने बॉस के पास ही आएगा, मैनेजमेंट के पास आएगा कि भाई हमारा नहीं वारा आ रहा है हमें। अब वही कस्टमर को भी अफेक्ट कर रही है चीज़। आप कस्टमर बोले यार इतना खर्चा हो रहा है, अब वो चलो भाई थोड़ी अपनी ज़रूरियात, ये क्या है? ये बेसिकली जैसे नीड नहीं है, ये बाहर डाइन इन करना, इट्स नॉट अ नीड। आपने बोला चलो यार थोड़ा सा हम रुकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा। देखें, अब कोविड आ गया, कोविड में सबने सफ़र किया। सबसे ज़्यादा ये 2-3 इंडस्ट्रीज थी जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है। एक हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एक ये शादी हॉल इंडस्ट्री, बैंक्वेट्स, ये शादी हॉल, और एक ट्रैवल इंडस्ट्री। अब ये 3 इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा सफर किया है कि भाई उनका तो काम ही नहीं है, भाई स्टाफ को क्या करें, फारिग कर दें? कैसे कर सकते हैं? ये हमारे दुख सुख के साथी हैं। तो कोविड में बहुत मुश्किल टाइम देखा है हमने। मेरा कहने का मकसद है कि देखिए, वक्त के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते हैं। अब इन्फ्लेशन जो है इट्स सेल्फ इज अ बिग चैलेंज। ये कोविड के बाद से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जो है हम नॉर्मली चीज़ें महंगी हुआ करती थी, बट एक रेशो के हिसाब से साल में अगर चावल की प्राइस बढ़ती थी तो 5 रुपए 10 रुपए किलो पे बढ़ता था। आज जो है वो कोविड के अंदर ऐसा हुआ 50-50 रुपए किलो हर दूसरे महीने। या वो तो मतलब मैं जो चीज़ 110 रुपए 120 रुपए किलो ले रहा था,
कोविड के अंदर वो चीज बढ़ के 300 रुपए पर पहुंच गई। मैं चावल की बात कर रहा हूँ, और आज वही चावल आज 380 385 रुपए किलो और 400 रुपए किलो तक भी ले रहे। अच्छा, ये चीज 21 के बाद 22 में और 23 में थोड़ा सा, शायद 22 की नहीं 23 और 24 में थोड़ा सा रुक गई। इन्फ्लेशन था बट बहुत लिमिटेड था, बहुत नॉमिनल। लेकिन फिर जब 25 का मिड आया, उसके बाद 25 से लेके आज 26 के मिड में बैठे, यकीन माने फिर इन्फ्लेशन जो है इस तरीके से जा रहा है। अब चीजें महंगी होने से क्या होता है, ठीक है यार, आपकी चीज महंगी हुई आप बढ़ा दी, लेकिन हम मुर्गी की दुकान नहीं है या परचून की दुकान नहीं है कि भाई तो स्लेट लगी हुई है उसके ऊपर हमने लिख दिया कि भाई ये 60 रुपए, आज का रेट 60 रुपए और कल का रेट जो था 50 रुपए था और कल जो है 90 रुपए होगा। ऐसा नहीं कर सकते हमें। हमारी मेन्यू प्रिंटिंग है, हमारी ऑनलाइन रेट्स हैं, हर चीज को हमें देखना पड़ता है और रेट को इमीडिएटली चेंज भी नहीं कर सकते। सिस्टम के अंदर जाके बहुत सारी चीजें, प्रिंटिंग होती है, सो मेनी थिंग्स, तो हमें उसको भी लेके चलना पड़ा। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यार आज एक चीज महंगी हो गई, अब तकरीबन उसको हमें 15 20 25 दिन तक तो ट्रैक करना ही करना है। अब वहां पे हमारे मार्जिन भी कम हो रहे हैं। हमें तो कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि यार, और जरा सा 19-20 होगा तो कस्टमर जो है वो नाराज होता है कि यार अभी तो आपने प्राइस बढ़ाई थी। अब हम क्या करें, हमारी भी मसाइल है। तो मैंने कहा ना, चैलेंजेस तो खैर बहुत सारे हैं। फिर ये जो डिपार्टमेंट्स की बात की, इनसे निपटना जो है ना, डिपार्टमेंट्स हमारे पास भी आते हैं। अब तो हम आदी हो गए कुछ तो। और आप लोग के तो जनरेटर के अलग होंगे, लेबर के अलग होंगे। मेरे पास यहाँ आते हैं जनरेटर वाले आते हैं, लेबर के आते हैं, फिर वो आजकल तो वो भी आ रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी आ रहे हैं। तो कहते हैं वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर आखिरी में बोलते हैं तेरे जेब में पैसा होना चाहिए। तो मैंने हाँ मेरे पास है। तो फिर वो मतलब मुझे लगता है या तो आप डिप्लॉय करा लें या फिर आप अपने पैसे के लिए आते हैं। देखिए होता ये है कि अगर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रख के बात करूँ ना, आप कहें ना कि भाई हमें हर चीज ऑफिशियल करनी है, नहीं अंडर द टेबल मजबूर कर दिया जाता है कि आपको अंडर द टेबल कुछ ना कुछ करना है, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना चल रहे हैं। आप कहाँ तक जाओगे। और सबके जो है वो कनेक्शंस असल में एक अलमिया बन गई। ये हमारी कौम का एक अलमिया हो गया। अब इसको हम जो लोग आ रहे हैं वो अपना हक समझ के आ रहे हैं। अब हमारी, मैंने कहा ना कि लोग पता नहीं समझ रहे कि हमारे पास तो जो है वो सोने की कान है रेस्टोरेंट वालों के। हम बैठे हैं हर रोड के ऊपर ना, भाई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है एक फलानी जगह पे, उसके साथ उसकी परेशानियां भी लगी हुई हैं। अब लेबर डिपार्टमेंट की आपने बात की, तो सर लेबर डिपार्टमेंट इट्स नॉट जस्ट सिंगल एंटिटी। लेबर के अंदर 5-6 धड़े हैं, इसका एक्स, इसका वाई, इसका जी, इतने सारे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। अब हम तो बाज़ दफा अचानक नया नाम सुनते हैं, अरे भाई ये कैसे हो गया। अभी पिछले दिनों जो है वो टूरिज्म वाले आ गए कि भाई टूरिज्म के हिसाब से क्या अपने आप रजिस्ट्रेशन। अरे भाई टूरिज्म से हमारा क्या ताल्लुक है, नहीं है। अब यहाँ पे आके हम फंसते हैं। कहीं जो है वो 18 अमेंडमेंट के बाद जो है कहीं हम सूबे को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कहीं हम जो है फेडरल को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट फेडरल से आ रहे होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट प्रोविंस से आ रहे होते हैं। यार कौन सी चीज़ कैसे चल रही है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। कई जगह पे तो लिटरली हम लोग पॉइंट ब्लैंक पे आगे खड़े हो जाते हैं और हमें कोई हेल्प। अब किससे पूछोगे, आप अपने इंडस्ट्री वाले से पूछोगे, जिसके जो भुगत चुका होगा वो तो बता देगा, जो नहीं भुगता होगा बोला मुझे नहीं पता। तो कहने का मकसद है कि ये से चीज़ें तो मुश्किलात हैं, बट तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीन माने इतनी बरकत रखी है। और स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट कराची शहर, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतनी बरकत है कि अगर आप ईमानदारी से नेक नीति से काम कर रहे हैं ना, यकीन माने ये सारी मुश्किलात, सारी परेशानियों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ घर बचा के ले ही जाते हो। और आज थोड़ा सा देखिए, वक्त के साथ साथ चीज़ें डिफिकल्ट हुई हैं, मार्जिन श्रिंक हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज कम हुई हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, खाने का तो वैसे भी हमारे यहाँ शौक है ना। दूसरा कभी कभार आपको नहीं होता, जैसे अभी मैंने आपको देखा माशाल्लाह से आपका गेटअप बिल्कुल इस्लामी है, तो फील कभी कभार नहीं होता यार इनको रिश्वत जैसे मुझे आता है क्या मना है तो वो पीछे से, लेकिन हमें भी काम करने क्या करें, वो पीछे से जो पैसे लेके जाते हैं तो दिल में कभी कभार मलाल आता है, नहीं आता कि यार क्या कैसे समझाएं इनको, यार अपना भी दीन खराब कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। भाईजान है तो मुसलमान ही वो भी। मैं जो है ना थोड़ा सा खोपड़ी का ना पागल हूँ माजरत के साथ। मैं कई दफा जो है ना मेरे रेस्टोरेंट में जब नया था ना, तो ऐसा कुछ होता था तो मैं भिड़ जाता था लोगों से और बहुत ज़्यादा उलझता था, बहुत ज़्यादा लान तान भी हो जाती थी, क्योंकि मैं हमेशा से जो है ना इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। फिर मुझे मेरे
स्टाफ और मेरे साथ मेरे कुलीग्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बोला देखो ये सिस्टम में रहना पड़ेगा, सिस्टम के बगैर हम चल ही नहीं सकते। आप भिड़ोगे क्या होगा, कल आके आपको ऊपर से आएंगे, ये आपको तंग करेंगे, आप इतना तंग कर देंगे आपको आगे कि आप किसी लेवल पे आगे आप अपना सर मारोगे। हम अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हकीकतन एक चीज़ जहाँ पे आप देखें, उलमाए कराम भी एक बात को करते हैं, जहाँ पे आपका जायज़ काम में आप मजबूर हो जाते हैं, वहाँ पे फिर आपको जो है वो इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि अगर कोई भी काम करें ना तो ऑफिशियल चैनल पे ही करें। बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब फॉर सम रीजंस ओपनली 1-2 चीज़ें नहीं बोल सकता, अदरवाइज तो मैं आपको वाक़यात बता देता हूँ, मैं आपको प्राइवेटली ज़रूर बता दूंगा, बट इस फोरम के ऊपर, क्योंकि देखें किसी का नाम लेके या किसी से बात करना वो भी मुनासिब नहीं है। तो आई थिंक होती हैं, हमें परेशानियाँ भी होती हैं, और हकीकतन मलाल तो बहुत होता है, बहुत मलाल होता है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं लड़ता था लोगों से, झगड़ता था, लोगों को धक्के मार के भगा दिया, लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा ना पूरा एक सिस्टम बना हुआ, फिर जो है वो सामान आ जाएगा आपके नाम पे, आपने जो है प्रॉपरली जवाब नहीं दिया, अब सामान आ गया, अब आपको कोर्ट में जाना, जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब के मुंह दो। अब रजिस्ट्रार साहब भी जो है उन XYZ डिपार्टमेंट वालों के जो है दोस्त हैं, अब वो कहेंगे कि भाई इतने इतने पैसे जमा कराओ तो ठीक है, वो आपका सिलसिला खत्म हो जाएगा, वरना फिर आप जज के आगे जाओ। और मतलब, और आपको पता है यहाँ का सिस्टम कैसा है, अगर आप किसी कोर्ट में चले जाएं आपको कितने घंटे इंतजार करना पड़ेगा, आपकी बारी कब आएगी, नहीं आएगी तो कल आओ, परसों आओ, मतलब हर चीज़ का निज़ाम थोड़ा सा यहाँ पे हमारा ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो इससे फिर बचने के लिए इंसान कहता है कि यार ठीक है यार, यहीं से जान छुड़ाओ। एक आध दफ़ा अटेम्प्ट की, फिर परेशानी बहुत ज़्यादा हुई, बोले यार आइंदा ऐसा नहीं करना, वरना फिर जो है वो फिर जाओ कोर्ट जाओ, ये करो वो पूरा दिन जाता है। देखिए मलाल तो बहुत है, हकीकतन तकलीफ होती है, लेकिन फिर वही है कि अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन जहाँ बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं वहाँ क्या करें, मुझे पता है। हम जायज़ काम, हम नाजायज़ की बात ही नहीं कर रहे कि हम नाजायज़ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिसपे हमें हो गया हाँ भाई ठीक है। और फिर मैंने जब अपना पहला रेस्टोरेंट खोला जैसिन भाई, तो ऊपर बिल्डिंग है, रिहायशी बिल्डिंग है, बिल्डिंग वालों के बहुत सारे इशूज़ थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यकीन माने एक एक चीज़ को हमने एड्रेस किया, यहाँ तक कि उनको थोड़ा सा परेशानी होती थी कि भाई यहाँ पे धुएं का काम होगा और X है Y है, उनको जहमत हो रही थी। अपने एग्जॉस्ट सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया। फिर उसके सामने जो है पीछे किचन की साइड पे जो है पीछे मकानात बने हुए हैं, उनको खैर मशीन का शोर होता है तो उसको पैक करवाया। फिर कुछ और इश्यूज आए तो हमने अपना मेजर जो हमारी किचन है वो उठा के हम बाहर ले गए। अब हमारी आज भी कुकिंग मैक्सिमम जो चीज़ वहाँ बनने की है जिसमें ज़्यादा धुआं हुआ नहीं है वो चीज़ यहाँ बन रही है, बाकी जो है मैक्सिमम चीज़ें जो हमारी बाहर से रेडी होके आ रही हैं। क्योंकि हमारा मटन है, मटन जो है टेक्स लाइक 3 hours टू गेट रेडी। मसलन ऐसा नहीं कि आप आके बैठे, आपने बोला भाई मटन मदफून ले आओ या मटन मंदी ले आओ तो बस हमने जाके फ़ौरन बनाई और ला के दे दी, नहीं, ऐसा नहीं, टेक्स टाइम। तो उसमें फिर हम जब वो बना के फिर यहाँ ला के सुबह बनता है, वो दोपहर के लिए आ जाता है और तो शाम को जो है वो रात के लिए आके हमारे पास पड़ा होता है, रेडी टू सर्व है, प्री कुक्ड है बेसिकली हमारा फूड। तो उस प्री कुक के लिए फिर हमने जो है बाहर अपना सेटअप किया, फैक्ट्री लगाई, हमारी कॉमर्शियरी के अंदर जो है माल बनता है और फिर आ जाता है, सारी ब्रांचेस पे डिस्पर्स हो जाता है ताकि टेस्ट भी एक रहे और क्वालिटी में भी कोई मसला ना हो। तो और अच्छा, अब मैं एक चीज़ और ऐड करूं कि इस कुजीन के, ये कुजीन हमसे पहले क्यों नहीं था, इसकी वजह भी है कि ये प्री कुक्ड है। अब सारा अजम्पशन बेस्ड है ना। आज मैंने मिसाल के तौर पे आज मैंने 6 बकरे बनाए, मुझे क्या पता आज शाम को जो मेरा कस्टमर आना है उसने बकरा खाना है या उसने मुर्गी खानी है। ये तो ठीक है। इनिशियली भी हमें यही प्रॉब्लम आती थी जब बहुत रश होता था। अब बंदा 1.5 घंटा वेट करके रेस्टोरेंट के अंदर घुसा, बोले मटन खत्म, लिटरली गालियां देते थे लोग, बुरा भला बोलते थे, क्योंकि हमारे माशरे में इस चीज़ को उनको पता नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था ना। सऊदी अरब चले जाए, दोपहर में गर्मी में लाइन में खड़े हैं लोग वहाँ पे लंच में ज़्यादा खाते हैं, लाइन में लगे, वो आधा घंटा 35 मिनट लाइन में गर्मी में से जाके वो काउंटर पे पहुँचेगा ना, जब वो काउंटर पे पहुँचेगा तो लहम खलास, कुछ भी नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, उसको पता है कि भाई अगर ख़त्म हो गया मटन तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो आदी है। अच्छा, अब हमारे लोग आदी हो चुके हैं। कुछ अरसे के बाद हमारे कुछ बहुत सारे ऐसे कस्टमर हो रहे, हमें फ़ोन करते थे कि भाई मटन अवेलेबल है, जी नहीं है, हम आ रहे हैं, मटन अवेलेबल है, प्लीज़ हमारे लिए होल्ड कर दीजिएगा। ऐसा भी होता रहा क्योंकि बाद में लोग एजुकेट हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें, अब मैं आपको बता रहा था कि भाई वो जब बिल्डिंग वालों को प्रॉब्लम था, उन लोगों को इश्यूज थे, तो हमने उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस किया। मतलब कोशिश हमारी यही होती है कि किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह
हर चीज़ जायज़ तरीके से करें और करते हैं। फिर जहाँ पे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मैंने आपको कहा ना कि मैं तो चाहता हूँ कि ऑफिशियल हर चीज़ करें, लेकिन ऑफिशियल कह दो उसके बावजूद भी अनऑफिशियली करना ही पड़ता है। और बहुत जगह पे बहुत सारी मैंने अपने सोर्सेज भी लगा ली कि भाई मैं इसको जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलूँ, कोई दूसरे तीसरे रास्ते को इख्तियार ही ना करूँ। बहरहाल जहाँ मजबूर हो जाते हैं वहाँ पे हो जाते हैं। वहाँ तो करना पड़ता है। बस अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं कि हम दोनों और जितने भी लोग कर रहे हैं, मजबूरी में काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, हमें भी माफ़ करे, करना पड़ रहा भी क्या करें। और दूसरा कहते हैं कि एक मुझे अब आइडिया के चैलेंजेस आपके साथ बहुत सारे हैं, तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, तो इससे आपकी सेल्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा। ऑनलाइन से देखिए ईज हो गई है, बहुत ईज हो गई है। इट्स पहले तो ऐसा था ना कि पहले तो यार फोन करो फिर समझो बहुत लंबा। अब तो क्या ऑनलाइन में हर चीज आपको जो है ना टक टक हो गई। अब इंशाल्लाह अब तो एआई का जमाना आ गया। अब आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेरे रेस्टोरेंट पे भी आपको एआई के थ्रू ही आपको कोई हमें कॉल सेंटर की बात किसी को भी मैनुअली बात नहीं करनी पड़ेगी। आप तो माशाल्लाह इस फील्ड से हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। अब ये होगा कि हर चीज़ ऑटोमेटेड हो जाएगी, आप अपना वॉइस नोट करेंगे, आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपका ऑर्डर भी बुक हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो है और हमें बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हम पूरी इंडस्ट्री को डेफिनेटली इस ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। डिटेल्स मिल जाती हैं आपको बहुत इजी, एक क्लिक के ऊपर आप खड़े हों, फीडबैक भी मिल गया आपको, रिव्यूज़ भी मिल गए, हर चीज़ मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इजी। और फिर अब पेमेंट का भी गेटवे भी आ गए, तो पेमेंट भी जो है आपने जो है आपको राइडर का इंतज़ार भी नहीं करना कि भाई राइडर आएगा, कैश है नहीं है, आपने ऑनलाइन पेमेंट की, टका आप जो है वो फारिग हो गए, खुलने का चक्कर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली अब आपने जो है वो मतलब कोई आपके लिए कोई है ही नहीं, बिल्कुल इजी हो गया ना। अब आपने कार्ड नंबर डाला और सब सिक्योर हो गया। ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई फ्रॉड हो जाए, एक्स है वाई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग भरोसा भी करते हैं कि नाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी है। मतलब इसमें तो आई थिंक इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा। मेरा ये था कि जो हमारे ऑनलाइन है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ऑनलाइन किचन्स कर रही हैं, वो अगर कभी रेस्टोरेंट की तरफ आना चाहे, ख्वाहिश तो उनकी होती है क्योंकि अभी आसान होता है, घर पे सामान मंगाया, जैसे फूड पांडा पे है तो ऑर्डर ऑनलाइन सर्व हो जाता है, वो आके ले जाता है। तो उन लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अगर कभी भी वो सोचते हैं कि यार ये सेटअप देखें, आप कमर्शियली किसी रोड के ऊपर या किसी XYZ रेस्टोरेंट बना के बैठे या घर से करें, बात हुई है, काम हुई है। हाँ, अब आप डाइन इन करवाना चाह रहे हैं, देखिए सबसे सहल और आसान काम जो है ना, हम खुद चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी बढ़े, हमारे पास कस्टमर टेक अवे लेके जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो अदर एक्सपेंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपका कस्टमर आएगा बैठेगा तो एसी भी चलेगा, आपकी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ होगी, आपके बर्तन भी लगेंगे, सफाई भी होगी, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि उसमें क्या है, टेक अवे में जो है वो आपका डेफिनेटली पैकेजिंग लगती है, बट स्टिल आपको हमारी ख्वाहिश से होती है। बट किसी भी कुजीन में आप किसी कुजीन की भी बात कर लेना, किसी भी कुजीन जो देन एंड देयर फूड तैयार गरम खाने का जो वहीं बैठ के मजा है ना, वो आप घर ले जाके खाने का मजा नहीं है। कुछ भी कर लें आप, वो जितनी अच्छी पैकेजिंग कर लें, वट एवर यू डू, ठीक है, कुछ हद तक तो एक आध घंटे के अंदर अब जिद्दत आती जा रही है चीज़ों को। अब हमने जो है वो थाल में देना शुरू किया है, हम थाल भी देते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। भाई कस्टमर चाहता है कि यार मेरे को घर पे वही फील आए जो मैं यहाँ रेस्टोरेंट बैठ के खा रहा हूँ, मेरे मेहमान आ रहे हैं घर पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि उनको वही फील दूँ और उसी थाल के अंदर प्रेजेंटेशन दूँ, तो हमने थाल के अंदर शुरू कर दिया। अब उसको हम पैकेजिंग ऐसी करते हैं कि 1-1.5 घंटा तो इंशाल्लाह वो गर्म खाना रहेगा और वो इंशाल्लाह फ्रेशनेस बरकरार। हाँ, अब आप एक चीज़ लेके गए और 2.5-3 घंटे के बाद खा रहे हो तो फिर उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। तो कहने का मकसद है कि देखें जिद्दत आती जा रही है चीज़ों के अंदर और हम कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा दें, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई फूड खाना है तो देन एंड देयर खाने का जो मज़ा आता है ना, उसका नेमुल बदल नहीं है। बस आखिरी के 2 सवाल है मेरा। एक सवाल ये है कि अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो सबसे पहले उसको कहाँ से एजुकेशन, जैसे आपने तो बताया कि मैं इधर उधर कंट्री जाके क्या, कोई ऐसी रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि जाके वो अपने आप को अपडेट कर सकता है? आजकल तो देखें टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ मिलती है, कौन सी चीज़ नहीं, हर चीज़ की, हर दुनिया की आप किसी मेन्यू आइटम का नाम लिखिए ना तो उसकी रेसिपी एक नहीं कई हज़ार खुल जाएंगी। इसके अलावा ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिलते हैं। नहीं, आपका फेवरेट कौन सा ये है ना, वो तो हमें मिल ही जाएंगे। कोई ऐसा किसी कोई फेवरेट हो कि यार मैं इसको देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कौतम भी है और प्रीतम भी है। एक तो ये
इस चीज़ में आपको एजुकेशन देते हैं, और बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ को पढ़ाते हैं, मतलब बाकायदा जो है कुलिनरी की ट्रेनिंग है, बाकायदा उसके कोर्सेज हैं, और गौतम तो डिग्री देता है, प्रीतम डिग्री देता है, तो वहाँ से आप एजुकेशन भी ले सकते हैं। बाकी ये काम जो है उसमें मतलब आपको कर करके ही सीखना है, कर करके सीखते हैं। और बाकी जो है ना, वक्त के साथ साथ आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल करोगे ना, आप यकीन करो आप चीज़ें सीखोगे। आज एज ऑफ टुडे मैं आप आज की बात करूं तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टूल बन गया है इस इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री के लिए। मार्केटिंग डेफिनेटली किसी एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, लेकिन इस फूड इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग को लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं, और लोगों को बुला रहे हैं। ये ब्लॉगर्स व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी तो कर ही नहीं, लेकिन फूड ब्लॉगर्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, फूड पे तो बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद है कि आप स्क्रॉल करो, आपको हर चीज मिलती है। मेरा ख्याल है आपको इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मीडिया के अंदर, आपके फोन के अंदर ही आपको हर चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह सीखने के लिए। फिर किसी एक्सपीरियंस आदमी के पास जाके बैठ जाओ, उससे थोड़ा सा 2-3 लोगों से फीडबैक ले लो। बाकी आपके इस चैनल के तवस्सुस से मैं ओपन हूँ, मुझसे कोई राब्ता करे, किसी को कोई एडवाइस लेनी हो, आई एम ऑलवेज ओपन, मतलब होल हार्टेडली इंशाल्लाह। जो मुझे आता है, जो मुझे पता है, आई कैन इंशाल्लाह गाइड देम एंड टीच देम इंशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन है, कोई ऐसी मिस्टेक जो आप चाहते हैं, जो भी रेस्टोरेंट में आए, बिजनेस के अंदर आना चाहता है, तो ये मिस्टेक्स ना करें? कोई जिंदगी का आपका लेसन क्या है, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ये मैंने गलतियां की हैं? देखिए, ऑनेस्ट रहें, किसी को धोखा ना दें। अब मेरे पास कोई आया, मुझे कह के आया कि यार मैं ज़रूरतमंद हूँ, ये है वो है, हुआ है हमारे साथ कुछ मामलात हुए हैं, बट उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। लेकिन आप जो है अपना, अब मैंने जैसे ऑफर की कि भाई किसी को एडवाइस लेनी है आप आ जाएं, कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ पूछनी है, आप आए, हम ओपन, ट्रस्ट मी, आई एम ओपन। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को बहुत सारी एडवाइजेस दी हैं। सिर्फ ऑनेस्ट रहें और थोड़ी सी रिसर्च करके घुसे काम में, बगैर रिसर्च के घुसना। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब मैं शुरू कर रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा सर्वे भी किया था, क्योंकि मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अल्लाह पाक ने मौका दिया तो पढ़ लिख लिया, तो सर्वेस का और थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को जो है समझ लिया। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने एक छोटा सा जो है वो सर्वे भी कंडक्ट किया कि भाई शुड वी रिमेन ऑथेंटिक, और हम चीज़ों को जो है, या फिर हम चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से जो है उसको मैच करें। हाँ। तो लोगों ने एडवाइस, जो मैक्सिमम मुझे एडवाइस मिली ऑथेंटिक रहने की, तो इनिशियली आपने देखा मैंने कहा ना मेन्यू में सिर्फ 4 या 5 आइटम में थी। उसकी वजह ये थी, हाँ आज की बात करें तो आज हम जिद्दत ले आए, आपको मसाले वाली जो है वो चटपटी भी है, जो है मटन मिल रही है, यू नो। तो मतलब हर चीज सर्वे करने के बाद उस वक्त क्यों सक्सेस मिली, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक हमने पोल किया, मैक्सिमम लोगों को जो एडवाइस आई वो हमने अडॉप्ट किया। अब सर्वे था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी डाल दी। अब हमारा वक्त के साथ साथ लोग कहते रहे यार इसके अंदर ये भी होना चाहिए, आपके मेन्यू में ये भी होना चाहिए। अब हर किसी की बात नहीं सुन सकते हम, मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम जो लोगों की चाहत है, उस चाहत को अल्हम्दुलिल्लाह हमने आहिस्ते आहिस्ते समझा, देखा, थोड़ा सा उसके ऊपर भी सर्वे किया। थोड़ा सा होमवर्क करके आप किसी फील्ड में एंटर होते हो ना, तो फिर इंशाल्लाह रिग्रेट नहीं होती। और फिर इस्तिखारा ज़रूर करें, अल्लाह से मदद, अल्लाह की मदद भी आएगी। बाज़ दफ़ा जो है ना इंसान, मैंने आपको कहा ना कि यार भेड़ चाल वाला बात की थी मैंने आपसे, लोग घुसते गए, ना मशवरा किया, ना सोचा, ना समझा, ना चीज़ को सीखा। यार मार्केट में मतलब उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मार्केट में इनिशियली वी वर द मार्केट लीडर्स, ठीक है, सही है। लोग आए, एक कुजीन आया, दूसरा आया, कुछ ने हमें फॉलो किया, कुछ ने हमें पढ़ा, कुछ ने हमें पूरा स्टडी किया, तो डेफिनेटली वो हमें compete कर सके और मार्केट शेयर ले सके। कुछ लोग ऐसे ही कूद गए। अब ऐसे ही कूदने वाले, मैं नहीं कहता कि यार आई एम द बेस्ट, ठीक है, बट वी वर द इनिशिएटर्स, वी वर द मार्केट लीडर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी आज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, ठीक है। कुछ शिद्दत आ गई होगी, लेकिन बगैर सोचे समझे जो इस तालाब में कूद गया ना, तो फिर वो डूबने का खतरा ज्यादा होता है। आपको तैराकी सीखनी पड़ती है थोड़ा सा, किसी जगह पे, किसी तालाब में या किसी स्विमिंग पूल में छलांग मारने से पहले। बस लास्ट पे कोई एडवाइस देना चाहे मेरे व्यूअर्स को? मैंने आपको कहा कि भाई ऑनेस्ट रहें, बस सिर्फ ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्टी यकीन करें, सच बोलें, ऑनेस्ट रहें किसी भी चीज़ में। मैं आज आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर बात करूँ ना, देखें हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं,
दो नंबरियां करने के। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि चीज़ें महंगी हो गई, लोगों ने यार प्राइस तो बढ़ा रहे हो, थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो। नहीं करनी क्वांटिटी कम नहीं करनी। बेबरकती से बचेंगे ना। बेबरकती से कैसे बचोगे आप? जब आप झूठ नहीं बोलोगे, आप बेईमानी नहीं करोगे, ऑनेस्ट रहो, इंशाल्लाह बरकत ही बरकत है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट पे दोबारा जरूर बुलाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है टाइम की वजह से मैंने कम किया है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट आते हैं तो उनके, अगर क्योंकि आजकल खाने का बहुत ट्रेंड है, अगर लोग सवाल करेंगे तो उनके लिए, उनकी आंसर के लिए मैं आपको दोबारा जरूर बुलाऊंगा। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।